हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल व्यास फ्रॉम पीएससी अड्डा। फ्रेंड्स, आज हम पृथ्वी और उससे संबंधित गतियाँ उसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। यानी कि हमारी जो अर्थ है और वह क्या क्या मूवमेंट्स करती है, क्या उसका मोशन है, वह हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम जब बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल कि पृथ्वी के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो पृथ्वी हम सामान्यतः जानते हैं कि एक गोलाकार पिंड है। परंतु वास्तव में जब हम पृथ्वी को भूगोल के संदर्भ में देखते हैं तो पृथ्वी जो हमारी है ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर इस वाले एरिया में थोड़ी चपटी है। ठीक है, यहाँ पर जो ये हिस्सा है ये चपटा हुआ है और जो बीच वाला हिस्सा है ये भूमध्य वाला, ये वाला जो एरिया है यहाँ पर पृथ्वी के उभार है। यानी कि पूर्णतः जो पृथ्वी है वह गोल नहीं है, इसकी आकृति जो है वह थोड़ी सी मध्य भाग में उभरी हुई है और ध्रुवों पर यह जो है चपटे आकार की है। अब यहाँ पर जब हम बात करें इसकी आकार की वजह से कि ऐसा क्यों है, आखिर इसका जो आकार है वो ध्रुवों पर चपटा है और बीच वाले भाग में भूमध्य वाले एरिया में यह उभार क्यों है, तो इसका रीजन ये होता है कि पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, पृथ्वी की जो घूर्णन गति होती है इसकी वजह से इस प्रकार का जो है उभार होता है। घूर्णन गति में जब आप देखेंगे ये ध्रुव वाला जो हिस्सा रहता है, ध्रुव वाला, यहाँ पर जो घूर्णन गति होती है वह कम होती है। अब यहाँ पर जब देखेंगे कि जो ध्रुव वाला एरिया होता है ये थोड़ा कम वाला एरिया होता है, इसलिए पृथ्वी जो है यहाँ पर घूर्णन जो काल होता है वह काफी जो है कम मिलेगा। और फिर जब ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे तो जो इसकी घूर्णन गति है वह बढ़ जाती है। यानी कि ध्रुवों से जब चलकर आप भूमध्य रेखा की ओर आते हैं तो घूर्णन गति में विभिन्नता दिखती है। यानी कि घूर्णन गति की जो विभिन्नता की वजह से ही पृथ्वी हमारी जो है उसका आकार कुछ इस प्रकार से होता है कि भूमध्य रेखा पर वह थोड़ी मोटी उभरी हुई होती है, जबकि ध्रुवों पर इसका जो आकार होता है वह चपटा होता है। जब हम पृथ्वी की और बात करें तब यहाँ पर पृथ्वी हमारे सौर परिवार का 5वां सबसे बड़ा जो है ग्रह है और पृथ्वी पर 71% भाग पर जल अवस्थित है और 29% भाग पर स्थल मौजूद है। अब हम यहाँ पर जब पृथ्वी के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो इसका जो हम आकलित व्यास की बात करें, यानी कि इसमें जो डायमीटर होता है पृथ्वी का वह भूमध्य रेखा पर भी अलग होता है और यहाँ पर ध्रुवों पर जो है डायमीटर वह भी कम होता है। क्योंकि भूमध्य रेखा पर जब डायमीटर की बात करें तो ये इस प्रकार का जो आकार होता है इसकी वजह से इसका डायमीटर काफी ज्यादा होता है, जबकि ध्रुवों पर जो है इसका डायमीटर कम होता है। ध्रुवों से जो डायमीटर आकलित किया गया है वह भूमध्य रेखा से 42.78 किलोमीटर कम माना गया है। यानी कि ध्रुवों पर डायमीटर कम मिलेगा आपको और भूमध्य रेखा पर जो डायमीटर होता है वह पृथ्वी का काफी ज्यादा है। अब ये हो गई हमारी पृथ्वी से संदर्भित चर्चा के बारे में। अब हम आगे देखेंगे कि पृथ्वी से संबंधित जो गतियां हैं, पृथ्वी कौन कौन सी गतियां करती है वह यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। पृथ्वी मुख्यतः दो प्रकार की जो है गतियां करती है। एक होता है घूर्णन गति जिसे हम दैनिक गति भी कहते हैं और इसे इंग्लिश में बोला जाता है रोटेशन स्पीड। दूसरी जो है गति करती है वह है परिक्रमण गति, इसे हम वार्षिक गति भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे बोला जाता है ऑर्बिटल स्पीड। घूर्णन गति का एक और नाम भी होता है परिभ्रमण गति। परिभ्रमण गति, कभी कभी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है परिक्रमण और परिभ्रमण में। तो परिभ्रमण जो है गति हम घूर्णन गति को ही बोलते हैं और परिक्रमण गति जो है वह वार्षिक गति होती है, जब पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है और 365 दिन में पृथ्वी जो है सूर्य के एक चक्कर जो है पूरा कर लेती है। अब हम यहाँ पर घूर्णन गति और परिक्रमण गति को अच्छे से देखते हैं। जब हम परिक्रमण गति की बात करें और घूर्णन गति की, तो सबसे पहले घूर्णन गति क्या होती है। घूर्णन गति यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारी पृथ्वी होती है वह अपने अक्ष पर ही जो है पश्चिम से पूर्व, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है, वह घूर्णन गति कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर आप चित्र में देख पाएंगे ये जो हमारी पृथ्वी है यह इस प्रकार से पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती रहती है और इसी गति को हम कहते हैं घूर्णन गति। अब इसमें जो पृथ्वी अपने अक्ष पर जो चक्कर लगाती है, इसमें अक्ष का मतलब क्या होते हैं, यानी कि जो पृथ्वी है उसमें धुरी अक्ष का मतलब क्या होता है
कि अक्ष हमारे द्वारा मानी गई एक काल्पनिक रेखा है। ये अक्ष रेखा जो आपको रेड लाइन में दिख रही है, ये पूरी पृथ्वी का अक्ष है और इस पर जो है पृथ्वी अपना जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। यह एक काल्पनिक रेखा है जो दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को जो है मिलाने का कार्य करती है और ये पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है। अब यहाँ पर इस अक्ष की बात जब हम बात करें कि यह अक्ष जो है यह पृथ्वी के कक्षीय तल से, पृथ्वी का यह कक्षीय तल यहाँ पर आप देख पाएंगे डॉटेड लाइन में, तो ये जो कक्षीय तल है इससे यह 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। कैसे? यहाँ पर जब हम देखेंगे कि ये जो कक्षीय तल पे अगर हम यहाँ पर एक लंब डालते हैं, लंब हमेशा सीधा ही डाला जाता है, जब इस पर हम लंब डालते हैं तो आपको ज्ञात होगा कि हमारी जो पृथ्वी है वह 23.5 डिग्री जो है अक्ष पर झुकी है। तो जो अक्ष हमने इस पे लंब डाला कक्ष पर, तो यहाँ पर जब हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री जो है झुकी है अपने अक्ष पर, यानी कि इस प्रकार से ये पूरा पृथ्वी का जो है अक्ष है वो इस प्रकार से झुका हुआ है 23.5 डिग्री। जब हम इस अक्ष को इसमें से घटाते हैं, 23.5 को 90 डिग्री में से घटाते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री वाला जो कोण बनता है यहाँ पर, इसमें जब हम 90 डिग्री घटाते हैं तो 23.5 घटाते हैं तो यहाँ पर जो कोण बनता है कक्षीय तल और अक्ष के बीच में वह बनता है 66.5 डिग्री का। इस प्रकार से जो पृथ्वी का अक्ष है वह पृथ्वी के कक्षीय तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। अब हम घूर्णन गति की बात करें कि पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से क्या हमें प्रक्रिया घटना जो है देखने को मिलती है, तो घूर्णन गति की वजह से हमारे पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। दिन और रात जो है हमारे पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से होते हैं। कैसे होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये हमारा यहाँ पर सूर्य है और इससे यहाँ पर जब किरणें आती हैं, ठीक है, यहाँ पर जब सूर्य का प्रकाश इस प्रकार से हमारे पृथ्वी के एक भाग पर पड़ता है, तो सूर्य का जो प्रकाश है इस वाले पूरे भूभाग पर पड़ेगा। ये येलो वाला जो एरिया दिख रहा है इस वाले भाग पर, तो ये जो पूरा एरिया होगा यहाँ पर क्या होगा? दिन होगा सूर्य के प्रकाश की वजह से। और इसके विपरीत जब पीछे वाला जो हिस्सा होगा जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा, वहां पर क्या होगा? अंधकार होगा। और इन दोनों में जो भाग डिवाइड होता है वह व्रत क्या कहलाता है? प्रदीप्ति व्रत कहलाता है। यानी कि प्रदीप्ति व्रत का मतलब क्या हो गया? वह व्रत जो दिन और रात के जो है व्रत को डिवाइड करें, विभाजित करें, उसको हम क्या कहेंगे? प्रदीप्ति व्रत कहेंगे। और जो दिन रात की घटना है वह किस वजह से होती है? पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की वजह से होती है, क्योंकि इस प्रकार से जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है तो जो सूर्य की अवस्थिति होती है वह बार बार जो है चेंजेस हो जाती हैं। और इसकी वजह से क्या होता है? जब जिस भाग पर भी पृथ्वी के जो सामने वाला भाग होगा जिस पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा वहां पर क्या होगा? तो दिन होगा, और जहां पर उसका प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा वहां क्या होगा? तो वहां पर रात होगी। तो पृथ्वी की जो घूर्णन गति की वजह से कौन सी घटना होती है? तो दिन रात होती है। यह आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब जब हम बात करेंगे नेक्स्ट की नक्षत्र दिवस की, नक्षत्र दिवस को समझने से पहले, यानी कि सिड्रल डे क्या होता है, यह भी पृथ्वी की घूर्णन गति से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर नक्षत्र दिवस की बात करना हमें आवश्यक हो जाता है। सबसे पहले नक्षत्र क्या होता है यह हम देखेंगे। नक्षत्र एक तारा समूह होता है। जैसे कि यहाँ पर पहले दो चीज आप समझ लीजिए, एक होती है राशि और एक होता है नक्षत्र। 12 राशियां आपको ज्ञात होगी, आपने सुना होगा कि प्रत्येक नाम के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग जो है सबकी राशियां होती हैं, और 12 राशियां किस प्रकार से होती हैं वह अभी हम देखेंगे। राशियों के बारे में हम जब चर्चा करें तो पृथ्वी जब सूर्य के चक्कर लगाती है, इस प्रकार से यह हमारी पृथ्वी है और ये हमारा सूर्य है। जब पृथ्वी जो है इस प्रकार से सूर्य के चक्कर लगाती है, परिक्रमण करती है, तो इस पूरे व्रत पर, दीर्घकार जो व्रत है इस पर जब पृथ्वी चक्कर लगाती है तो इस बीच विभिन्न अवस्थाओं में यहाँ पर अलग अलग जो स्थितियों में कुछ तारा समूह जो है अवस्थित होते हैं। इसमें ये 12 राशियां आ जाती हैं और अलग अलग जो तारा समूह होते हैं इन्हीं को हम राशियां कहते हैं। और इस दीर्घकार जो पथ होता है पृथ्वी का, इस कक्ष पर 12 राशियां अवस्थित हैं, 12 तारा समूह हैं, जिसको पृथ्वी अलग अलग समय में जो है ढक देती है। जैसे कि यहाँ पर जब स्टार्ट होती है पृथ्वी, और अगर मान लीजिए कि यहाँ पर मीन राशि है, जैसे कि जो समूह होते हैं, अलग अलग जो तारा समूह होते हैं जो किसी विशिष्ट आकृति का निर्माण करते हैं, अगर मान लीजिए मछली की आकृति का निर्माण करते हैं तो उसे हमने दे दिया है नाम मीन राशि।
शेर के आकृति का निर्माण करती हैं तो उसे हम कहते हैं सिंह राशि। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि जब पृथ्वी जो है मीन राशि पर पहुंची तो इस एक राशि को पार करने में इसको 1 महीने का समय लगता है, और 12 राशियों को पार करने में पृथ्वी को 12 महीनों का समय लगता है। और इस प्रकार से पृथ्वी जो है पूरे एक चक्कर जो है सूर्य का लगा लेती है 12 महीनों में, और 12 राशियों को जो है वह पार करती हैं। तो ये हो जाती हैं पृथ्वी के कक्ष में जो तारा समूह अवस्थित हैं उसे हम राशियां कहते हैं। जब हम इसी प्रकार से चंद्रमा के कक्ष की बात करें, चंद्रमा जब हमारे पृथ्वी के चक्कर लगाता है, ठीक है, यहाँ चंद्रमा है और इस प्रकार से जब पृथ्वी के यह चक्कर लगाता है तो इसकी जो पथ पर विभिन्न जो नक्षत्र अवस्थित हैं, तारा समूह अवस्थित होते हैं, उसी को हम नक्षत्र कहते हैं। और जब ये नक्षत्र के पार करते हैं चंद्रमा तो उसे हम क्या कहते हैं, फिर नक्षत्र कहते हैं। जैसे कि अभी चंद्रमा के जो पथ पर 27 नक्षत्र होते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्वाति नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र। तो इस प्रकार इन सभी समूहों को, जो तारा समूह होते हैं, उनको हम नक्षत्र चंद्रमा के संदर्भ में कहते हैं। तो यहाँ पर हम अब आते हैं नक्षत्र दिवस पर। सिड्रल डे क्या होता है? सिड्रल डे वह है जब कोई निश्चित देशांतर जो अवस्था की हम बात करें, यहाँ पर ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। इस पृथ्वी पर हम जब बात करें कि ये विभिन्न जो है देशांतर हैं 0 डिग्री से लगाकर, ठीक है, तो यहाँ पर 0 डिग्री, 1 डिग्री, ठीक है, 2 डिग्री, तो ये विभिन्न जो देशांतर हैं, यहाँ पर अगर कोई भी निश्चित तारा समूह या निश्चित जो नक्षत्र हैं, कोई भी फिक्स निश्चित नक्षत्र किसी एक देशांतर को पार करने में 2 बार जो है लगा जो समय होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सिड्रल डे कहते हैं, नक्षत्र दिवस कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि हमने लिया अश्विनी नक्षत्र। अब अश्विनी नक्षत्र जब 1 डिग्री देशांतर को यहाँ से गुजरेगा तो यहाँ पर जब वापस वो दोबारा जब इसको क्रॉस करके जाएगा तो इन दोनों के बीच का जो टाइम होता है उस टाइम को हम क्या कहते हैं? नक्षत्र दिवस कहते हैं। नक्षत्र दिवस की जो लंबाई होती है यह होती है 23 घंटे 56 मिनट के समथिंग, ठीक है। यानी कि जो नक्षत्र का टाइम पीरियड है उसको हम मानते हैं 23 घंटे और 56 मिनट में कोई भी नक्षत्र एक देशांतर पर वापस जो है दोबारा से वह क्रॉस कर जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? सिड्रल डे कहते हैं। अब हम आते हैं सौर दिवस के ऊपर, यानी कि सोलर डे क्या है। जब यहाँ पर हमने बात की कि एक किसी भी देशांतर को कोई नक्षत्र दोबारा से जो है पार करता है, 2 बार जो है उसको पार करने में जो टाइम लगता है उसको हम कहते हैं नक्षत्र दिवस। इसी प्रकार से सौर यानी कि सूर्य की हम यहाँ पर बात करें तो सूर्य जब किसी मध्याह्न रेखा यानी कि देशांतर रेखा को उत्तरोत्तर 2 बार जो है गुजरते हुए पार करता है तो उसके जो टाइम अंतराल को हम क्या कहेंगे? वह हम कहते हैं उसको सोलर डे, सौर दिवस हम उसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम समझेंगे कि जब मान लीजिए कि सूर्य यहाँ पर एक है 12 डिग्री देशांतर, ठीक है, तो 12 डिग्री जब देशांतर की हम यहाँ पर चर्चा करें और सूर्य यहाँ पर एक विशेष स्थिति पर प्रकाश डाल रहा है, जब यहाँ से सूर्य इस प्रकार से होकर गुजरेगा तो जब यहाँ से पूरा जो टाइम आएगा, जब दोबारा वापस से सूर्य इसी देशांतर को पार करेगा तो इस पूरे टाइम अंतराल में जो टाइम होगा उसको हम क्या कहेंगे? सोलर डे कहेंगे, सौर दिवस कहेंगे। और सौर दिवस का जो टाइम होता है वह कितना होता है? 24 घंटे इसको माना गया है। यानी कि सौर दिवस जो होता है वह हर 24 घंटे में एक किसी भी देशांतर को पार करता है। आप किसी भी स्थान को इस संदर्भ में ले सकते हैं जब सूर्य वापस से पृथ्वी के घूर्णन की गति की वजह से एक वापस निश्चित जो है देशांतर को सूर्य जो है वापस दोबारा से क्रॉस कर जाता है 24 घंटे में। इसी प्रकार से कोई भी नक्षत्र जिसकी हम बात करें तारा समूह की, वह 23 घंटे और 56 मिनट में किसी भी एक देशांतर को वापस से क्रॉस कर जाता है। तो यह हो गई नक्षत्र दिवस और सौर दिवस, सोलर डे की चर्चा कि दोनों क्या होती हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे एक और टर्म्स की कि मध्य रात्रि का सूर्य, ठीक है, मध्य रात्रि का सूर्य। ये सुना होगा आपने कि कभी कभी मध्य रात्रि में भी सूर्य दिख जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ पर 0 डिग्री है और यहाँ पर 23.5 डिग्री कर्क रेखा, फिर यहाँ पर आपको मिलेगी 66.5 डिग्री और यहाँ पर इसी प्रकार से दक्षिण में भी 23.5 डिग्री जो है मकर रेखा और 66.5 डिग्री जो है दक्षिण वाला डिग्री।
अब यहाँ पर आपको मिलेगा जब 66.5 डिग्री की अवस्थिति होती है, तो यहाँ पर जब हम हमारा जो सूर्य होता है वह प्रकाश डालता रहता है, तो इस प्रकार की जब कंडीशन होती है ग्रीष्म काल के समय की हम यहाँ पर बात करें, तो ग्रीष्म काल में मध्य रात्रि के सूर्य की जो है घटना घटित होती है। जब सूर्य इस प्रकार से ऊपर प्रकाश डालता है तो वह एक निश्चित जो है क्षितिज अवस्था तक ही जो है बना रहता है, उसके ऊपर इस प्रकार से वह सूर्य नहीं जा पाता है। और जब हम यहाँ पर दक्षिण में सूर्य की अवस्थिति की बात करते हैं, सूर्य जब दक्षिणायन होता है तो वह इस प्रकार से एक निश्चित अक्षांश की हम बात करें यानी कि 66.5 डिग्री ऊपर आर्कटिक में और नीचे जो है दक्षिण में अंटार्कटिक वृत्त में, तो अंटार्कटिक वृत्त और आर्कटिक वृत्त में इस प्रकार की कंडीशन बनती है। जब सूर्य इसको पार नहीं कर पाता है तो वहां पर गर्मी के सीजन में जब सूर्य का प्रकाश होता है तो वहां लगातार जो है सूर्य का प्रकाश जो है 6 महीनों तक बना रहता है। ठीक है, जब कहीं भी गर्मी पड़ती रहेगी सूर्य के प्रकाश की वजह से, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध की हम बात करें, दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, आर्कटिक वाले एरिया में और अंटार्कटिक वाले एरिया में 66.5 डिग्री अक्षांश की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश की वजह से वह एक निश्चित क्षितिज जो है रेखा की वजह से ऊपर नहीं जा पाता है और वहां पर क्या होता है कि 6 महीने तक, ठीक है, 6 महीने तक दिन बना रहता है। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रकाश डालता है तो वहां पर उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने का दिन रहता है। यह कंडीशन मिलती है आपको 21 मार्च से 23 सितंबर तक की। फिर जब सूर्य दक्षिणायन होता है यानी कि मकर रेखा पर और यहाँ पर जो है प्रकाश डालता है तो फिर इसके नीचे नहीं जा पाता है, तो यहाँ पर क्या होता है दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीने के लिए यहाँ पर रात होती है। विशेषकर ये वाला जो पूरा 6 महीने की घटना होती है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर घटित होती है और यह होती है 23 सितंबर से वापस 21 मार्च के टाइम पीरियड में। तो 6 महीने के दिन होते हैं, 6 महीने की रात होती है और ये घटना जो होती है वह होती है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में। और मध्य रात्रि का जो सूर्य आप सुनते हैं कि नॉर्वे में कभी कभी उदित होता हुआ दिखता है, तो वह 66.5 डिग्री के समीप अवस्थित होने की वजह से ऐसी घटना घटित होती है। तो ये हो गई सूर्य से संबंधित जो बात है हमारी कि घूर्णन गति की वजह से किस प्रकार की स्थितियां बनती हैं। नक्षत्र दिवस, सिड्रल डे, सोलर दिवस, सो डे और यहाँ पर मध्य रात्रि के सूर्य की कंडीशन भी मैंने आपको समझा दी। अब हम चलते हैं परिक्रमण गति के ऊपर। ठीक है, घूर्णन गति क्या है उसको समझने के साथ साथ अब हम परिक्रमण गति की बात करेंगे। परिक्रमण गति क्या होती है? जब पृथ्वी सूर्य के पश्चिम से पूर्व की दिशा में अपनी घूर्णन गति के साथ साथ, ये यहाँ पर आप मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये दिख रही है, तो यहाँ पर जो पृथ्वी है वह घूर्णन रोटेशन तो कर ही रही है अपनी घूर्णन गति के साथ साथ, वह इस प्रकार से पश्चिम से पूर्व, ठीक है, पश्चिम से पूर्व यह परिक्रमण गति जो है सूर्य के चारों ओर जो है चक्कर लगाती रहती है। और इसकी वजह से क्या होता है, तो पृथ्वी पर ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ठीक है, जो परिक्रमण गति है पृथ्वी की, इसकी वजह से पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन की कंडीशन होती है। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि पृथ्वी जो है अलग अलग स्थितियों में सूर्य के समीप होती है। जहां पर सूर्य का प्रकाश होता है वहां पर गर्मी का महीना होता है और जहां पर प्रकाश नहीं पहुंच पाता वहां पर ठंड का महीना होता है। तो यह स्थिति अब हम समझेंगे कि किस प्रकार से अलग अलग कंडीशंस में सूर्य की अवस्थिति होती है। परिक्रमण की चर्चा की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सूर्य के चारों ओर जब एक दीर्घकार जो पथ है जिसे हम कहते हैं जियोड आकृति, ठीक है, जियोड आकृति इसे बोला जाता है। अंडाकार मार्ग पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व जब चक्कर लगाती रहती है तो इसे हम परिक्रमण गति कहते हैं। और परिक्रमण गति की वजह से विभिन्न पृथ्वी की जो है स्थितियां बनती हैं जिसकी वजह से हम ऋतु परिवर्तन की कंडीशन को देखते हैं। अब हम यहाँ पर अलग अलग टर्म्स को समझेंगे जैसे कि अयनांत के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मैं बता देता हूँ कि जब हम यहाँ पर परिक्रमण की बात कर रहे हैं तो पृथ्वी जो है आपको ज्ञात होगा कि सूर्य के जो है एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन और 6 घंटे का टाइम पीरियड लेती है। और इस प्रकार से जो हम अपनी जो है सहूलियत के हिसाब से एक वर्ष को 365 दिन मानते हैं और बाकी जो 6 हावर्स होते हैं वो 4 वर्षों में रिपीट करके एक लीप वर्ष का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो 366 दिन इस प्रकार से हमारे प्रत्येक 4 वर्षों के दौरान फरवरी के मंथ में हम उसे गिन लेते हैं।
ठीक है। तो ये हो गई पृथ्वी की परिक्रमण की बात, जिसे हम वार्षिक गति कहते हैं। और जब हम घूर्णन गति की बात करें तो उसे हम दैनिक गति इसलिए कहते हैं क्योंकि वह एक अपना पूरा जो घूर्णन काल है वह एक दिन में पूरा कर लेती है, यानी कि 24 घंटे में। और परिक्रमण जो है काल पृथ्वी का वह कितना होता है, तो 365 दिन का होता है। अब यहाँ पर हम अयनांत की बात करें तो पृथ्वी की जो परिक्रमण गति संबंधित है अयनांत। अयनांत क्या होता है, जब पृथ्वी पर दिन और रात की जो लंबाइयों में काफी डिफरेंस होता है, दिन और रात की जो लंबाइयां होती है इसमें जब सर्वाधिक अंतर होता है वर्ष में, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अयनांत कहते हैं। यानी कि आप ये समझेंगे कि जब पृथ्वी पर दिन और रात की घटना होती है तो उसमें 12 हवर का तो दिन हो गया और 12 हवर का रात हो गया। तो यहाँ पर क्या कंडीशन हो गई, ये दिन और रात सेम हो गए। परंतु जब हम अयनांत की बात करेंगे तो वहां पर वर्ष की स्थिति में, एक वर्ष की स्थिति में कुछ स्थितियां ऐसी बनती हैं जब दिन और रात में काफी जो है सर्वाधिक अंतर हमें देखने को मिलता है। उसी तिथियों को हम क्या कहते हैं, अयनांत कहते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम उत्तरी अयनांत को समझते हैं। उत्तरी अयनांत क्या है, यहां पर आप इस मैप में देखेंगे, ठीक है, यहां पर इस मैप में आप देखेंगे उत्तरी अयनांत की कंडीशन कि इस प्रकार जो है सूर्य से किरणें यहाँ पर कर्क रेखा पर पहुंच रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की वजह से क्या होता है कि पृथ्वी हमें 23.5 डिग्री जो झुकी होने की वजह से जब सूर्य का प्रकाश 21 जून को, ठीक है, 21 जून को जब कर्क रेखा पर पड़ता है तो यहाँ पर सबसे लंबा दिन होता है। 21 जून जब हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाते हैं, उस दिन सबसे बड़ा जो है लंबा दिन 21 जून को होता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश जो है कर्क रेखा पर सीधा पड़ता है। अब इस स्थिति में यहाँ पर आप देखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, जहां पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है उसमें क्या होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है उस कंडीशन में। और जिस गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता वहां पर होती है शीत ऋतु। और जब उत्तरी अयनांत की कंडीशन होती है 21 जून को, तो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है, 21 जून का होता है। और वहीं पर जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है तो दक्षिणी गोलार्ध की जब हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे छोटा दिन होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो दिन होते हैं, दिन लंबे होते हैं उत्तरी गोलार्ध में और रातें छोटी होती हैं जब कर्क रेखा पर सूर्य अवस्थित होता है। वहीं जब दक्षिणी गोलार्ध की अवस्थिति होती है उत्तरी अयनांत की कंडीशन में, तो वहां पर क्या होता है, दिन छोटे होते हैं और रातें क्या होती हैं, वहां पर लंबी होती हैं। तो ये विपरीत स्थिति होती है जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है। इसी प्रकार से जब हम यहाँ पर दक्षिणी अयनांत की बात करेंगे, ठीक है, तो दक्षिणी अयनांत यहाँ पर आप देख पाएंगे ये कंडीशन होती है 22 दिसंबर के आसपास, ठीक है। 22 दिसंबर को सूर्य जो है इस प्रकार से मकर रेखा पर अवस्थित है, ये हमारी मकर रेखा है। और यहाँ पर जब सूर्य की किरणें इस प्रकार से सीधी पड़ती हैं तो उत्तरी गोलार्ध में तो क्या होती है, शीत ऋतु होती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। और दक्षिणी गोलार्ध की जब यहाँ पर बात करें तो मकर रेखा के पर सूर्य की किरणें पहुंचने की वजह से यहाँ पर जो एरिया होता है वह काफी गर्म होता है और यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होती है। और फॉर एग्जाम्पल इसे आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर हमारा भारत अवस्थित होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया अवस्थित होता है, ठीक है। तो दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया है और नॉर्थ जो गोलार्ध है वहां पर हमारा भारत अवस्थित है। तो जब दक्षिणी अयनांत की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं तो 22 दिसंबर को क्या होता है, जब दक्षिण में सूर्य का प्रकाश होता है, गर्मी का महीना होता है, तो वहां पर जो दिन होता है वह क्या होता है, सबसे लंबा होता है और रातें क्या होती हैं, छोटी होती हैं। और वहीं उत्तरी गोलार्ध की जब इसी कंडीशन में जब बात करेंगे दक्षिणी अयनांत में, तो यहाँ पर क्या होगा, दिन सबसे छोटा होता है, ठीक है, दिन छोटा होगा और रातें क्या होगी, वहां पर लंबी होगी। तो ये विपरीत अवस्थिति भी आपको समझ में आ जाएगी। अब जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे कि भारत में जब 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्योहार मनाया जाता है, तो वहीं पर दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, गर्मी का सीजन होता है, जबकि हमारे यहाँ पर क्या होता है, ठंड का सीजन में क्रिसमस का त्योहार आता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में गर्मी के सीजन में क्रिसमस का त्योहार मनाया जाता है। तो अब यहाँ पर जब अलग अलग जो है परिक्रमण जो है गति की वजह से भी विभिन्न स्थितियां बनती हैं। जो उत्तरी अयनांत की कंडीशन है वह 21 जून को बनती है
और दक्षिणी अयनांत की जो कंडीशन है वह पृथ्वी की 22 दिसंबर को बनती है। अब इसी प्रकार से जब पृथ्वी परिक्रमण करती रहती है सूर्य के, तो एक और कंडीशन आती है विषुव की कंडीशन। विषुव की कंडीशन में क्या होता है, जब दिन रात की जो लंबाइयां है वर्ष की जो है तिथियों में कुछ इस प्रकार की स्थितियां भी आती हैं, जब दिन और रात की जो लंबाइयां हैं वह क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं, यानी कि समान हो जाती है। ना तो यहाँ पर दिन का टाइम पीरियड ज्यादा होता है, न ही रात का टाइम पीरियड ज्यादा होता है, इक्वल होता है। दिन भी 12 घंटे का होगा और रात भी 12 घंटे की ही होगी। ठीक है, तो इस प्रकार की कंडीशन को हम क्या कहते हैं, विषुव की कंडीशन कहते हैं। और इसमें भी दो प्रकार की जो है विषुव होते हैं, एक होता है वसंत विषुव, ठीक है, और दूसरा होता है शरद विषुव। अब ये दोनों कंडीशन को हम यहाँ पर समझेंगे कि वसंत विषुव और शरद विषुव का मीनिंग क्या होता है। तो वापस इसी मैप में आप देख पाएंगे कि जब पृथ्वी रोटेट करते करते परिक्रमण करते करते यहाँ पर आती है इस अवस्थिति में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं वह इस प्रकार से सीधी जो है भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। और यहाँ पर सीधी जब लंबवत किरणें सूर्य की पड़ने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, तो 21 मार्च को विषुव की कंडीशन का निर्माण होता है। ठीक है, और इसे क्या बोला जाता है, वसंत विषुव बोलते हैं। और यहाँ पर जो उत्तरी गोलार्ध होती हैं इस समय कंडीशन यहाँ पर क्या होती है, गर्मी का समय होता है, यानी कि लगभग फरवरी की हम बात करते हैं। और यहाँ पर जब इसी के विपरीत जब दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर हम बात करेंगे तो इस समय दक्षिण गोलार्ध में क्या होगा, तो शरद ऋतु की कंडीशन बनेगी। और यह कंडीशन क्या होती है, तो 21 मार्च को बनती है और इसे बोलते हैं वसंत विषुव। और इसके विपरीत जो सेकेंड प्रकार का विषुव है वह इस समय बनता है जब विषुवत रेखा पर सूर्य की जो है किरणें लंबवत भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं, विषुवत रेखा पर। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, सूर्य का प्रकाश वह इस प्रकार से आसपास जो है दो भागों में बढ़ जाता है और इक्वल जो है यहाँ पर दिन और रात होते हैं। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, 23 सितंबर को शरद विषुव कहते हैं। और इसी समय जब सूर्य का प्रकाश बराबर भागों में बढ़ता है तो उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में जो है वसंत ऋतु यहाँ पर बनती है। तो ये हो गए परिक्रमण पथ के बारे में कि सूर्य के चक्कर चारों ओर जो है पृथ्वी किस प्रकार से रोटेट करती है। पृथ्वी अपने जो है घूर्णन अक्ष पर घूमते घूमते ही साथ में परिक्रमण करती है, इसलिए यहाँ पर कुछ इफेक्ट्स पैदा होते हैं, दिन और रात में डिफरेंस आता है। ठीक है, और ऋतुओं में परिवर्तन किस वजह से होता है, तो पृथ्वी की परिक्रमण गति की वजह से होता है। अब यहाँ पर आपको ये जानना होगा कि जब सूर्य की जो लंबवत किरणें होती हैं, ठीक है, ये सूर्य की जो लंबवत किरणें होती हैं इसकी वजह से यहाँ पर दिन और रात समान होते हैं। और जबकि हम बात करें कि बाकी जो हमने देखा कि किस प्रकार से दक्षिणी अयनांत और उत्तरी अयनांत में क्या होता है कि वहां पर दिन और रात में डिफरेंट आता है, उसे क्या कहते हैं, हम अयनांत कहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पर आप समझेंगे कि जब सूर्य की किरणें सीधी भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा पर पड़ती हैं तो विषुवत रेखा जो होती है इसको दो भागों में जो है इसका जो व्रत होता है वह दो भागों में प्रकाश को डिवाइड कर देता है और प्रकाश जो होता है वह इक्वली यहाँ पर डिवाइड हो जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि दिन और रात इक्वल कंडीशन बन जाती है। जब यहाँ पर अयनांत वाली कंडीशन की हमने बात की तो यहाँ पर क्या होता है कि जब इस प्रकार से जब पृथ्वी पर प्रकाश हमारे सूर्य का पहुंचता है तो यहाँ पर क्या होता है कि सिर्फ एक ही एरिया में जो कर्क रेखा पर सूर्य की जो है लंबवत किरणें पड़ती हैं और इसकी वजह से क्या होता है कि कर्क रेखा वाले हिस्से में ज्यादा गर्मी पड़ती है और मकर रेखा वाले हिस्से में सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं। इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, दिन और रात में हमें डिफरेंट देखने को मिलता है कि दिन बड़ा हो जाता है, रातें छोटी हो जाती हैं सूर्य के स्थिति के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पर इस परिक्रमण पथ का जब हम यहाँ पर बात करें तो इसकी वजह से क्या जो है घटनाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, यहाँ पर हम चार प्रभाव देखेंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि प्रभाव जो है, ठीक है, क्या प्रभाव जो है इस परिक्रमण गति की वजह से होता है। एक प्रभाव तो यह होता है कि जो सूर्य होता है इसकी जो किरणें होती हैं वह तिरछी और सीधी होती हैं। दूसरा कि परिक्रमण गति की वजह से क्या होता है, दिन रात छोटे होते हैं। तीसरा प्रभाव यह होता है कि पृथ्वी की परिक्रमण गति की वजह से ही क्या होते हैं, ऋतुओं में परिवर्तन आता है। और ठीक है, और एक और प्रभाव होता है कि यहाँ पर पृथ्वी की परिक्रमण गति की वजह से हम जो है क्या करते हैं, वर्ष की गणना करते हैं।
यानी कि हम एक वर्ष मानते हैं 365 दिन का, कि पृथ्वी जो है सूर्य का जो चक्कर है एक, वह कितने दिनों में लगाती है, तो 365 दिन में लगाती है। इस प्रकार से हम वर्ष की गणना को करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको घूर्णन गति और परिक्रमण गति के बारे में अच्छे से बता दिया है। तो यहाँ पर हमारे आज के टॉपिक का दी एंड होता है, ठीक है। और कुछ अगर टॉपिक्स बचेंगे तो हम उसको अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद और धन्यवाद।